स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमने आपको पिछली कुछ क्लासों में कहा था कि हम एक नया प्रयोग शुरू करेंगे। आपको क्लास शुरू होने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर देने होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम है। ए ऑप्शन है सैंधव सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सी ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जब मैं ये ऑप्शन बोल रहा हूं, यदि आपको आंसर आता है तो ए बी सी डी करके आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही आंसर है वह है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, पहला स्थल हड़प्पा मिला, दूसरा मोहनजोदड़ो, फिर सिंधु घाटी के क्षेत्र के आसपास लगातार स्थल मिलते रहे। जब लगातार स्थल मिलते रहे तो जो खोज करता है उन्होंने समझा कि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की सभ्यता है, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। लेकिन जब बाद में इसकी खोज आगे बढ़ी तो पता चला यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर भी काफी दूर तक फैली हुई थी। गुजरात, आलमगीरपुर, राजस्थान, जहां तक कि नर्मदा घाटी तक फैली हुई थी। इसलिए इसका नाम किसी भौगोलिक स्थिति के नाम पर न रखकर एक अवैज्ञानिक नाम रखना, हड़प्पा सभ्यता जो पहला स्थल मिला था उसके नाम पर ज्यादा प्रयुक्त रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ये नाम चलते नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ऑप्शन चुनना होगा कि हड़प्पा सभ्यता सबसे इसका उपयुक्त नाम है। अगला है निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का आधुनिकतम स्थल कौन सा है। खरवी, कुंतासी, कोटडीजी, धोलावीरा। देखिए ये ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन है तो इसमें धोलावीरा है। जो आधुनिकतम खोज इनमें से किसकी की गई है वो धोलावीरा है। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आता है धोलावीरा के बारे में ही पूछता है, क्योंकि धोलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से जल संरक्षण के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस काल की है। हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस काल की है। प्रशस्तर युगीन, ताम्रपाषाण, कांस्य युगीन और लौह युगीन। प्रशस्तर युगीन मतलब जहां केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ताम्रपाषाण जहां तावे और पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कांस्य युगीन जहां पर कांसे के उपकरण बनाए जाने लगे। और लौह युगीन जहां पर लोहे के उपकरण बनाए जाने लगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था। लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछे सबसे अधिक प्रयोग किस धातु का किया जाता था, तब आप कांसा ना लगाकर तांबा लगा के आए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत तो कर दी थी कांसे की, लेकिन अभी भी कांसे का प्रयोग चरम पर नहीं पहुंचा था, बल्कि तांबे का ही प्रयोग लोग अधिक कर रहे थे। जिस प्रकार आपके पापा के समय में एंड्रॉइड आया था, लेकिन आपके समय में क्रांति आई। अब हर बच्चे के हाथ में क्या है, एंड्रॉइड है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार को जल की प्राप्ति होती थी नल से। आप इतने पुराने समय में नल का प्रयोग करते होंगे, बहुत मुश्किल है। समरसेबल से, यह भी बहुत मुश्किल है। नदी या कुआं। तो जो विशाल स्नानागार है वो कुएं से जल की प्राप्ति होती थी। जब मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये नोट्सों में समझाया था। लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे। वैदिक युग के लोग लोहे का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कांसे का प्रयोग करते थे और तांबे का प्रयोग करते थे। मौर्य युग के लोग लोहे का प्रयोग करते थे। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। इस प्रकार हमने आज के सवाल देखे और आज के सवालों में इतिहास से संबंधित सवाल थे, जो हड़प्पा काल से संबंधित सवाल थे। अगले कुछ नए सवालों के साथ अगली सीरीज में फिर मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है। आप लोग मेहुना सीरीज में उपस्थित हैं। हम प्रत्येक दिन मेहुना सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराते हैं, और ये वो प्रश्न होते हैं जो परीक्षा हॉल में आते हैं। इसलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं मेहुना सीरीज का पहला प्रश्न। देश के अंतिम सीमा बिंदु। आज हम ये देखेंगे देश के अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से हैं। उत्तर में कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पूर्व में कौन सा बिंदु है और पश्चिम में कौन सा बिंदु है। मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है जहां पर भारत की सीमा खत्म होती है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है,
पूर्व में कौन सा बिंदु है, पश्चिम में कौन सा, मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये क्वेश्चन मेहुना सीरीज में पहले करा चुका हूं, यदि आपको नहीं याद हो तो आप पुनः देख सकते हैं कि जो उत्तर है वहां पर इंदिरा कॉल, कौन सा है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में कहां पड़ता है, ये इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर पड़ता है। इंदिरा का अर्थ जानते हो क्या होता है, दुर्गा। इंदिरा दुर्गा को कहते हैं, ना कि इंदिरा गांधी को कहते हैं। सोचो आप कि इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया है। एक जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, कहां पर है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। और ये कहां पर है, अंडमान निकोबार, सॉरी ग्रेट निकोबार लिख लो और अच्छा पता, ग्रेट निकोबार में। कहां पर है ये, ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार में है। अगला है पूर्व में कौन सा बिंदु है और पश्चिम में कौन सा बिंदु है। अगर पूर्व देखें हम तो किबुथी थी, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में कौन सा है, गौर माता, गौर मूता, ये कहां पर है, गुजरात में। कहां पर है ये, गुजरात में। और मुख्य भूमि पर दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, कौन सा है ये, कन्याकुमारी। यदि आपको अभी तक ये याद नहीं हुए हैं तो आप इन्हें याद कर लें। और कन्याकुमारी कहां, किस प्रदेश पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। अगर इसका अक्षांश देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो देश के अंतिम सीमा बिंदु उत्तर में है इंदिरा कॉल, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में ग्रेट निकोबार में, पूर्व में किबुथी अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में गौर माता गुजरात में, मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु में पड़ता है। अगला हम देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल। क्या देखते हैं, भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं जो और कहां कहां पड़ते हैं। पहला चैनल ग्रेट चैनल, क्या है, ग्रेट चैनल। ये जो ग्रेट चैनल है आपका, ये कहां पड़ता है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। कहां पड़ता है ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच पड़ता है। अगर हम देखें 10 डिग्री चैनल, ये कहां पड़ता है, तो ये अंडमान निकोबार और कार निकोबार, कहां पड़ता है, अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कहां पड़ता है ये, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। अगर 9 डिग्री चैनल देखें, 9 डिग्री चैनल, तो यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। कहां पड़ता है ये, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 8 डिग्री चैनल अगर देखें हम, कौन सा डिग्री, 8 डिग्री चैनल, तो यह पड़ता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 8 डिग्री चैनल कहां पड़ता है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है 8 डिग्री चैनल। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नारी खाड़ी और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। कहां पड़ते हैं ये, भारत और श्रीलंका के बीच पड़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच ये कहां पड़ते हैं। अब देखें ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, 8 डिग्री चैनल
मालदीव और मोनिका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन हम देखें, भारत का औसत समुद्र तल मापन कहां से किया जाता है? तो ये चेन्नई, कहां से? चेन्नई तट रेखा से। कहां से किया जाता है? चेन्नई तट रेखा से। चेन्नई तट रेखा से किया जाता है। अगला देखें, सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश तक क्यों पहुंचे? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अगर मैं सबसे बड़ा देखा, अब छोटा देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे गोवा वाले बीच पर। कौन सा है? सबसे छोटा राज्य हो गया। यदि अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा यूटी। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख है। उसके बाद कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब सबसे छोटा यूटी कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप है। मैं कहूं सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है और उसके बाद लद्दाख का लेह है। जिला अगर देखें तो जिले में सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ। ये कहां पड़ता है? गुजरात में। उसके बाद कौन सा है? लेह। कौन सा है? लेह है। उसके बाद कौन सा है? अगर उसके बाद भी आपको जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। ये राजस्थान में, जैसलमेर ये राजस्थान में पड़ता है, जैसलमेर। अब मुझे आप ये क्वेश्चन एक बता दीजिए, भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं? यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करें, कमेंट करके बताएं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम है, और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या है? यूपी से है। कहां से? हम यूपी से। अब देखते हैं भारत की समुद्री सीमा। समुद्री सीमा कितने तक मानी जाती है? इसे क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समुद्री सीमा, यहाँ क्षेत्रीय सागर कहते हैं। इसे 12 समुद्री मील। कितना कहते हैं इसे? ये हमारी कितनी होती है? 12 समुद्री मील। ये 12 समुद्री मील होती है। समुद्री सीमा का मतलब क्या है? इस क्षेत्र पर क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्राधिकार होगा। होता क्या है, कोई सीमा ऐसे ऐसे करके होती है, उनको एक साथ मिला देती है जैसे करके 12 समुद्री मील तक। तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है? समुद्र। ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या हो गया? आपका समुद्री सीमा हो गई, समुद्री सीमा। और ये समुद्री सीमा कहां तक होगी? 12 समुद्री मील तक होगी। एक समुद्री मील में, एक समुद्री मील में कितने मील होते हैं? ये कौन बताएगा मेरे को? 1.8 मील। कितने होते हैं? 1.8 मील होते हैं। अब इसके अलावा अब छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, अब छिन्न संलग्न क्षेत्र लिखना है, संलग्न क्षेत्र। ये इसके बाद संलग्न क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? संलग्न क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? 12 हो गया। यहां से लेकर यहां तक ये होता है 24। कितना? 24 समुद्री मील।
तो 24 समुद्री मील होता है, उसे क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। कोई समस्या? 24 समुद्री मील। इसके बाद होता है, अब इसके बाद अन्यन आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद क्या आएगा? अन्यन आर्थिक क्षेत्र। अब तो अन्यन आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील। कितना होता है ये? मतलब अगर यहां से हम 200 समुद्री मील तक जाएं तो क्या होगा? 200 समुद्री मील तक होगा अन्यन क्षेत्र। जो आपका संलग्न क्षेत्र होता है, इसमें क्या कर सकता है कोई भी देश? टैक्स की वसूली कर सकता है। समझ में आ गई बात? आर्थिक क्षेत्र होता है, कोई कर लगा सकता है। और जो अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, इसमें कोई भी अनुसंधान के कार्य कर सकता है। इसके बाद क्या होता है? उच्च सागर। क्या होता है उसके बाद? उच्च सागर होता है। उच्च सागर में सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। तो मैं आपको पुनः एक बार समझा देता हूं। समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक होती है। एक समुद्री मील में 1.8 मील होते हैं। समुद्री सीमा का मतलब है संपूर्ण अधिकार का होना। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक होता है और अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होता है। इसके बाद उच्च सागर होता है, जहां पर सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्रों में क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। अगर कोई अयस्क मिलता है, पेट्रोल मिलता है, तो वो उस देश का होता है। जैसे हमारा समुद्री मील 200 तक है। और संलग्न क्षेत्र में क्या होता है? हम किसी पर कोई टैक्स लगा सकते हैं। कोई जहाज निकल के जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? हमें टैक्स दे के आओ, क्योंकि हमारा क्षेत्र है यह। अब ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत क्यों शुरू किया गया? यह हमारी भारतीय सेना द्वारा किया गया एक शौर्य का कार्य था। पाकिस्तानी सेना सियाचिन में घुस आई थी। कहां घुस आई थी? सियाचिन में। तो सियाचिन से पाकिस्तानी सेना को बाहर खदेड़ा। किसके तहत? ऑपरेशन मेघदूत। हमारी सेना ने एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया। उसके तहत सियाचिन को क्या कर दिया? सियाचिन से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। सियाचिन वह स्थान है जो जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ऊंचा है। अब हम कह सकते हैं चीन से और पाकिस्तान से अधिक ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर बैठे हैं। इससे हम वहां पर निगाह रखना उन पर आसान होता है कि चोट्टे कर क्या रहे हैं। ये तो चोट्टे कर क्या रहे हैं, नालायक कर क्या रहा है, ये ध्यान रखना आसान होता है। अब देखते हैं हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस देश की है? अगर हिंद महासागर के देखें हम, तो उसमें जितने भी देश हैं उसमें सबसे अधिक लंबी तटरेखा भारत की। किसकी है? भारत की है। अगला है डियो गार्सियो, एक द्वीप है। क्या है ये? द्वीप है। ये द्वीप किसका है? यूएसए का है। लेकिन है कहां पर ये? हिंद महासागर में। कहां पर है ये? हिंद महासागर में। लेकिन जो अमेरिका देश है, जो यूएसए देश है, वो कहां का है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य का देश है। लेकिन इसका एक द्वीप है डियागो गार्सियो द्वीप। वह कहां पर है? हिंद महासागर। इसका इस पर कब्जा है और यहां पर क्या करता है? ये अपनी वायुसेना का अड्डा इसने बना रखा है। दर आयोग का गठन कब किया गया? दर आयोग का गठन 1948 में किया गया। दर आयोग का गठन क्यों किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए किया गया। भाषाई। अब आपको यह बताना है कि जेवीपी समिति गठन कब किया गया और क्यों किया गया। इसके अलावा फजल अली आयोग का गठन कब किया गया और क्यों किया गया। आप मुझे कमेंट करके इन क्वेश्चनों के आंसर दें। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनके कमेंट अवश्य किया करें। चाहे आप प्रीमियम पर वीडियो देखें, चाहे आप उसको बाद में वीडियो देखें, लेकिन इस तरह देखें जैसे आंसर देने हैं। उससे आपका रिवीजन अच्छा होगा और तेजी से बढ़ेगा। आपकी क्वेश्चनों पर पकड़ मजबूत होगी। अगर हम नुब्रा घाटी नदी देखें तो जो नुब्रा नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से, कहां से निकलती है? ये नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी की सहायक नदी है। बंद करना बेटा। अब हमने मेउना सीरीज के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम एक मिनट में इनका फटाफट रिवीजन करते हैं। देश का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर देश का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है।
जो ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। पूर्वी बिंदु किबुती है जो अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु गौर माता है जो गुजरात में। मुख्य वहीं पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, तमिलनाडु में है। भारत के प्रमुख चैनलों में ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच है, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। वहीं पर 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। मन्नार की खाड़ी और पाक जनसंधि भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। अब देखा सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। वहीं पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, वो सबसे बड़ा यूटी लद्दाख है, उसका जम्मू कश्मीर, उसका अंडमान निकोबार है, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है, उसका लेह है, उसका जैसलमेर है। अगर हम बात के भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई तट रेखा से किया जाता है। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील है, एक समुद्री मील में 1.8 मील होते हैं। समुद्री सीमा पर किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील है, इसमें जो वित्तीय अधिकार होते हैं और साथ साथ कोई भी कर लगाने का अधिकार होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील होता है, इसमें कोई भी अनुसंधान या कोई भी जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने का अधिकार होता है। उसके बाद उच्च सागर आता है, यहाँ पर सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए शुरू किया गया, भारतीय सेना का ऑपरेशन था। इसके तहत पाकिस्तान की सेना को सियाचिन से बाहर निकाल दिया गया। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को सर्वाधिक लंबी तट रेखा भारत की है। डियागो गार्सिया द्वीप यूएसए का है जो हिंद महासागर में है। इसकी इंपोर्टेंस इसलिए अधिक है क्योंकि जो यूएसए देश है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है, लेकिन इसका एक द्वीप डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में है और यहाँ पर इसका वायु सैनिक अड्डा है। दर आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था। इसके बाद जेवीपी आयोग का गठन किया गया, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों का भाषाई आधारों पर पुनर्गठन किया गया था। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये हमने आपका रिवीजन कराया। मैंने आपसे कहा था कि हम जो मेहुना सीरीज पिछली की मेहुना सीरीज है उनका अभी हम लगातार रिवीजन कराएंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तट रेखा वाले राज्य में गुजरात की सीमा सबसे अधिक है, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की, फिर केरल की है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। भारत की सीमा पर सबसे कम साझा करने वाला अफगानिस्तान है। सबसे अधिक सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। इसके अलावा डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यह रेखा पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। जो डुरंड रेखा है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय भी बना हुआ है। जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच है और यह अरुणाचल प्रदेश में सीमा क्या करती है का निर्धारण करती है। इसे 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था मैकमोहन के द्वारा। देखिए अब हम देखेंगे मेहुना सीरीज का रिवीजन। मेहुना सीरीज के रिवीजन के तहत आपसे डेली 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों के आप आंसर लिख के लाएं, कमेंट में दें या कुछ भी करें लेकिन आपसे डेली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका दायित्व है इन क्वेश्चनों के आप आंसर अवश्य दें। तो पहला क्वेश्चन है 39A में क्या प्रावधान किया गया है, 39B में क्या प्रावधान किया गया है, 39C में क्या प्रावधान किया गया है, 39D में क्या प्रावधान किया गया है, 39F में क्या प्रावधान किया गया है। 51A का जो थर्ड मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है
लोकसभा के प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। तीसरा है भारत के प्रथम और वर्तमान महान्यायवादी कौन है। चौथा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन थे, उनका कार्यकाल क्या था, उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, कौन है। केटी पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है, इसके तहत क्या अधिकार दिया गया भारतीय जनता को। ये आपके क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इन क्वेश्चनों के आंसर कल आपको बताऊंगा। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।